हेलो गाइस, एक बार फिर आप लोगों का विकास ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और हम लोग देखते हैं इस बार स्फेरिकल मिरर। बाकी प्लेन मिरर के जितने भी हम लोगों के पार्ट्स थे सब हम लोग देख चुके थे, प्लेन मिरर के बारे में जानकारी ले चुके थे। अब हम लोग देखेंगे स्फेरिकल मिरर, स्फीयर वाले मिरर देखेंगे। मतलब कुछ गोले से काट करके जो मिरर बनाए जाते हैं स्फीयर टाइप के होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं, अब तक हम लोग जैसे हम पिछले लेक्चर नंबर 1 या 2 में चर्चा किए थे क्या कि मिरर जो होता है हम उसमें थोड़ा बहुत बताए थे कि एक प्लेन मिरर और एक ये होता है जिसे कॉनकेव मिरर कहते हैं, और ये होता है जिसमें अंदर तरफ कलाई की होती है उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो ये अब हम लोग को इनके बारे में पढ़ना है, तो हम लोगों को इनके बारे में जानकारी लेना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहली बात ये कि स्फीयर जो होता है वो हम लोगों को जानना चाहिए वृत्त नहीं, एक गोला होता है, गोले से काट करके बनाया जाता है। मतलब स्फेरिकल जो होता है सिस्टम, उसके लिए तो एक्चुअली कुछ हम लोग देखते हैं कुछ इस तरह का गोले टाइप का भाग होता है, कुछ गोले टाइप गोला होता है। इस तरह कोई स्फीयर होगा, उससे हम लोग यहाँ से काट काट करके हम लोग बनाते निकालते हैं। इससे हम लोग उत्तल और अवतल दर्पण यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर को बनाते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार निकालते हैं। एक्चुअली इस तरह से बना करके आप लोग समझोगे नहीं, हम आपको बताने के लिए बताए हैं, समझने के लिए बताए हैं। कुछ गोला होता है ना कि वृत्त। मतलब स्फीयर जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता है वो स्फीयर से काट के गोले टाइप के कोई आकृति से काट कर निकाला गया होता है, ना कि वृत्त से। ये बात आप लोगों को जानना होगा। देखते हैं इसमें जो टॉपिक है वो ये है कि हम लोगों के सामने अगर कोई ऐसा स्फीयर है, कोई गोला है इस टाइप का, तो हम लोग इससे दो प्रकार के मिरर निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर हम कट करें, ऐसे काट कर ये वाला भाग निकालें तो आपको ये प्राप्त होगा। और हम इसको बाहर से अगर ऐसे रंग दें, कलई कर दें, इस भाग पर हम कलई कर दें और इसको बाहर काट के निकाल दिए और इस भाग पर हम कलई कर दिए, कुछ इस तरह का भाग निकल गया। बाहर हम कलई कर दिए तो अगर देखिए यहाँ पर होता क्या, अंदर वाला भाग खाली होता, जो ये वाला भाग है, जो अंदर धंसा हुआ भाग वो खाली आपका है। मतलब आपका रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन जो होगा वो अंदर वाले भाग से होगा, बाहर वाले भाग से नहीं होगा। तो जिस मिरर में परावर्तन जो होता है वो अंदर वाले भाग से हो, इससे हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। अच्छा, इसके बारे में अगर ध्यान दें, ये देखें तो ये कौन सा मिरर है आपका है, ये भी आपका कॉनकेव मिरर ही है, अवतल दर्पण ही है। अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर ही है, ये कॉनकेव मिरर ही है। यानी कॉनकेव मिरर क्यों है ये भी, अरे यार कुछ नहीं किए। मान लीजिए ये कोई मिरर है, इसको अगर हम ऐसे कर दें, इस तरह से लगा दें, मतलब इस तरह की मिरर को हम पलट करके इस तरह से लगा दें, तब भी तो बात वही रहेगी, बाहर वाले भाग पर कलई, अंदर वाला भाग परावर्तन करे। मतलब इस बार रेस इधर से परावर्तित होगी, आगे इधर से। बाकी बात तो दोनों वही है, दोनों को केवल इधर उधर कर दिए। मतलब इस तरह इसको हम लोग पलट दिए, पलट करके ऐसा कर दिए। जब हम लोग इसको उलट देंगे, इस तरह को इस तरह कर देंगे, तो आपका ये अवतल दर्पण ही रहेगा, बाकी परावर्तन इधर के बजाय अब इधर से होगा। यही है आपका सिस्टम। और इस इधर वाले भाग को हम काट के निकाले तो अवतल दर्पण। और अगर हम क्या करते हैं, इसी को निकालते हैं या फिर इधर से देख लेते हैं, इस भाग को अगर निकालते हैं हम इधर से, तो हमें क्या प्राप्त होता है, कुछ ऐसा ये मिरर प्राप्त होता है आपको, ऐसा कुछ। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम अंदर वाले भाग पर कलई कर देते हैं। किस पर, अंदर वाले, जो ये वाला अंदर वाला भाग है इस पर कलई कर देते हैं। अच्छा, इसको अगर हम इस तरह से बना दें तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा। तो इस बार क्या होगा, इस बार जो परावर्तन होगा, रिफ्लेक्शन जो इस बार होगा वह इस भाग से होगा, जो ये उभरा हुआ भाग है इस भाग से होगा। जब इस भाग से आपका परावर्तन हो तो हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हम लोग कॉन्वेक्स
मिरर, ऑलरेडी ये कॉन्वेक्स मिरर आता है, यानी उत्तल दर्पण। जब आपका परावर्तन जो होता है वह बाहरी भाग से होता है, इस भाग से होता है, उभरे हुए भाग से होता है, तो इसको कौन दर्पण कहते हैं? उत्तल दर्पण। और जब ये अंदर वाले भाग से होता है, इस भाग से, ये अंदर वाले भाग से, अंदर वाले भाग से क्या कहते हैं? अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। इसे कॉन्वेक्स मिरर, इसे कॉनकेव मिरर, ये आपका होता है। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर, ये आपका कॉनकेव मिरर है, यानी उत्तल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण है। तो ये रहा आपका अवतल और उत्तल दर्पण, इसका जो सिस्टम रहा ये। और हम लोगों को ये जानना होगा कि ये कुछ दिखने में हम लोगों को दिख इस तरह का रहा है, लेकिन एक्चुअली ये होगा कुछ इस तरह का, ऐसा। अगर मान लेते हैं बाहरी भाग पर कलई किया हो इस तरह से ये, या फिर आपका ऐसा हो, और इस बार जो कलई हो वो अंदर वाले भाग पर हो। आप लोग समझ रहे होंगे हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका बाहर वाले भाग पर कलई होगा, मतलब ये कुछ इस तरह का भाग होगा, अंदर से रेज जाएगी और रिफ्लेक्ट होगी। यहाँ पर क्या होगा, बाहर से इसी पर रेज क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अगर अंदर से कलई किया गया होगा तो। मतलब ये वाला जो है वो हम लोग यहाँ पे बना दिए, मतलब ये वाला यहाँ पर दिखा दिए हैं और हम इसको यहाँ पर दिखा दिए हैं। तो होता एक्चुअली कुछ शेप इस तरह का है, लेकिन हम लोग इस तरह से ना बना करके इसी में समझ लेते हैं। इस तरह का कटा हुआ भाग यहाँ से निकलता है, गोला रहेगा तो इस तरह से कटा हुआ भाग निकलेगा, तो हम लोग इसी तरह का निकालते हैं। जैसे यहाँ से निकाले ऐसा ये वाला, यहाँ से निकाले ऐसा ये वाला, तो ये पूरी तरह से स्फेरिकल होता है, स्फेयर से काट के निकाला गया होता है, गोली भाग से काट कर निकाला गया होता है, इसलिए हम लोग इसको अवतल और उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी आपका ये हो जाएगा कॉन्वेक्स में और ये हो जाएगा आपका कॉनकेव में। तो आप लोगों की ये बात तो क्लियर हुई होगी यहाँ तक। स्फेरिकल मिरर में हम आपको डिटेल दिखा दिए कि अवतल दर्पण क्या होता है और उत्तल दर्पण क्या होता है, और आप लोगों को फील भी आ रही होगी कि ये कोई अगर गोलीय शेप रहेगा, कोई गोला रहेगा तो इसी तरह का भाग काट के निकलेगा, इसी तरह का। और अगर बाहर की तरफ हम लोग कलई कर देंगे, बाहर की तरफ जब कलई रहेगी, रंगी हुई रहेगी, तो अवतल दर्पण रहेगा। मतलब इस बार रिफ्लेक्शन जो होगा वो अंदर वाले भाग से होगा, अंदर वाले भाग से रिफ्लेक्शन होगा, जबकि कॉन्वेक्स मिरर जो रहता है उसमें बाहर वाले भाग से रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि इस बार जो कलई किया गया, जो रंगा गया, वो अंदर वाला भाग रंगा गया है। तो ये तो बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली जो टॉपिक है वह देख लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हम आप लोगों को बताएं कि ये स्फीयर ऑलरेडी होता है, ये गोला होता है, इसी से काट करके इधर से और इधर से कट करके निकाला गया होता है। अगर हम इनर साइड पर कलई करेंगे तो इस पर रिफ्लेक्शन होगा, अगर आउटर साइड पर कलई करेंगे तो जो होगा रिफ्लेक्शन वो अंदर से होगा। तो एक्चुअली ये स्फीयर काट के निकाला गया है। अभी हम आपको बताएं कुछ इस तरह का भाग आपको काट के निकाल लिया गया है, काट करके इधर से ऐसा, इधर से ऐसा इस तरह का भाग अलग कर लिया गया है। और हम लोगों को ये बात समझना चाहिए कि ये जो बनाए हैं आप, जो यहाँ पर बना है, थोड़ा और क्लियर बना देते हैं, ये आप लोगों को फील आनी चाहिए और समझ में आना चाहिए कि हाँ ऐसा भाग निकलेगा, ये कुछ और ये हम जानते हैं स्फीयर है तो ऐसा भाग निकलेगा, और ये स्फीयर बना होगा, ये स्फीयर रहा होगा, ये गोला रहा होगा, जैसे कुछ सेंटर रहा होगा। मान लेते हैं यहाँ पर कुछ सेंटर रहा होगा, सेंटर से हम जानते हैं कि सेंटर इसका कुछ होगा, स्फीयर का गोला का कुछ सेंटर होता है, ऑलरेडी सर्किल का वृत्त का भी सेंटर होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर गोला स्फीयर पढ़ रहे हैं तो गोले का सेंटर होगा, यहाँ पर सेंटर इसका होगा। तो जो अच्छा ये इससे कट के निकला है, जो ये दोनों भाग इससे कट के निकले होंगे, इसका जो इन दोनों भाग का मतलब ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका है इधर वाला
आपका है उत्तल दर्पण। तो जो इसका सेंटर होगा, इस सेंटर को हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर यही होगा, ये आपका केंद्र होगा, इसका सेंटर होगा। ये जो कर्व निकल रहा है, ये जो कर्व मिल रहा है, इसका जो सेंटर होगा वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मतलब इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो इन दोनों कर्वों का, इन दोनों अवतल दर्पणों, अवतल उत्तल दर्पणों का जो सेंटर होगा। यानी मान लेते हैं इसका जो सेंटर होगा वो कुछ यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसे सी से डिनोट करते हैं। इसका जो होगा वो कुछ यहाँ पर होगा, ऐसा जो ये वाला है। अरे यार यही भाग काट के निकाले तो ऐसे प्राप्त होगा। इसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप लोगों को सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात क्लियर हुई होगी। जो इसका सेंटर होगा वही इस कटे हुए भाग का जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। मतलब इस कर्व का जो सेंटर, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही इन दोनों का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता क्या है। अगली बात हम लोग देखते हैं। अगली बात जो अगली टॉपिक है वो आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में हम लोग जाने कि अगर ये स्फीयर रहा होगा, ये गोला रहा होगा, तो जो यहाँ से आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग जानना है, तो जो गोले से इसकी जो त्रिज्या होगी, जो इस स्फीयर की त्रिज्या होगी, मान लीजिए इस स्फीयर की त्रिज्या कुछ ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये आपकी इसकी त्रिज्या होगी, कहीं पर मिलाएंगे सब आपकी समान आएगी। तो जो इसकी त्रिज्या, जो इसकी रेडियस होगी, इसकी इस गोले की, इस स्फीयर की जो रेडियस होगी, इस गोले की, इस स्फीयर की जो रेडियस होगी, अगर हम लोग इसी स्फीयर से ये वाला भाग काट करके निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ये वाला भाग अगर निकालेंगे तो ये प्राप्त होगा, ये वाला भाग निकालेंगे तो कुछ ऐसा प्राप्त होगा। ये आपका, इसको और अगर हम लोग डिटेल समझना चाहें कुछ ऐसा बना देते हैं, ये निकलेगा और यहाँ से भी कुछ ऐसा निकलेगा, ऐसा। ये तो जो दोनों ये निकलेंगे आपके, ये और ये, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, इनकी जो रेडियस पूरी रही होगी, मतलब यहाँ से अगर हम लोग इसको मिलाएं, यहाँ से ऐसा, ये इसके लिए ये, वही जो इसकी रेडियस रही होगी वही इन दोनों के लिए, मतलब ये क्या है आपका, ये तो उत्तल है, उत्तल दर्पण है आपका, और ये क्या है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो जो यही आपका होगा, यहाँ से सेंटर से और इसके पॉइंट से जो बीच की डिस्टेंस होगी, यही जो डिस्टेंस होगी वही आपकी क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो डिस्टेंस होगी यही रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ये रेडियस ऑफ क्या होगी, कर्वेचर। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसका ये वाला भाग यही आपका क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको हम लोग क्या कह लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगली बात को हम लोग समझते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है। मतलब ये जो आपका स्फीयर है, इसका जो रेडियस होगा, ये आपका यही रेडियस होगा, ये आपका रेडियस होगा, और यही इस कर्व का जो ये वाला जो कर्व प्राप्त हो रहा है, अगर हम इसको अलग देखेंगे तो यही जो इसका रेडियस होगा वही इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका होगा, इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका। सिंपल सी बात, आप लोगों की ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अगली बात है रेडियस ऑफ अपर्चर। रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होता है, रेडियस ऑफ अपर्चर। अब हम लोग देखते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर तो समझ लिए, रेडियस ऑफ अपर्चर के बारे में समझते हैं। रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब इसका रेडियस, जो ये कर्व है उसका रेडियस। अब रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होता है, इसके लिए हम लोग डिस्कशन करें तो हम लोग अवतल दर्पण पर या उत्तल दर्पण किसी पर देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले इसको क्लियरली बनाते हैं, इसके बाद हम लोगों को बात थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे आप समझे बात, ये कुछ ऐसा भाग हम लोग अगर निकाले हैं,
कुछ ये, तो इसका कुछ ये यहां से मान लेते हैं, इसका सेंटर रहा होगा ये आपका रहा होगा क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये आपका है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम लोगों को बात समझना चाहिए कि रेडियस ऑफ अपर्चर क्या है। देखिए रेडियस ऑफ अपर्चर कुछ ये होता है, यहां से ये इस दूरी को, इसको हम कैपिटल आर से दिखाते हैं, यहाँ ये कैपिटल आर है, जबकि इसे हम स्मॉल आर से दिखाते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर को। मतलब ये दूरी यहाँ से ये इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अपर्चर बोलते हैं, रेडियस ऑफ अपर्चर बोलते हैं। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, रेडियस ऑफ अपर्चर। मतलब इसकी ये जैसे मिरर की ये जो साइज बताता है, जो मिरर की साइज को बताएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ अपर्चर। जो इस मिरर के, इन दोनों मिरर के जो साइज को बताएगा, ये किसको बताएगा, साइज को, मतलब इसका आकार क्या है। इसके अगर मिरर की जो साइज को बताए, जो मिरर के साइज को बताए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अपर्चर बोलते हैं। और देखते हैं रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होता है, जो मिरर की साइज को बताए, मतलब मिरर कितना ज्यादा है, कितना कम, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, जो मिरर की साइज को बताता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ अपर्चर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जो आपके मिरर के कर्व को बताए। कर्व मतलब ये बताता है मिरर के कर्वनेस को, और ये बताता है मिरर के साइज को। दोनों में बात क्या है ये सभी लोग समझें। हम लोग जाने कि जो ये मिरर होता है यह कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है, वो बताता है रेडियस ऑफ अपर्चर। जैसे मिरर बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा मिरर है, तो उसका रेडियस ऑफ अपर्चर बहुत ज्यादा होगा। और यदि कहा जाए कि रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब ये कैपिटल जो आर है ये बहुत ज्यादा है, इसका मतलब समझ जाइएगा कि जो मिरर होगा वो फ्लैट होगा, मतलब स्फीयर जो रहा होगा। आप लोग बात समझिएगा, ये बात बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर हम लोग देखें ये स्फीयर छोटा सा है, अगर हम कोई बड़ा स्फीयर ले लें, इतना बड़ा, और इससे बड़ा कोई स्फीयर इतना बड़ा मान लीजिए ले लेते हैं, इसकी जो रेडियस होगी वो कम होगी, इसकी रेडियस कम होगी, जबकि ये बड़े वाले रेडियस क्या होगी, ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा होगी। तो अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा प्राप्त होगा, यहाँ आर डैश ज्यादा, यहाँ पर आर कम। तो हम लोग ध्यान देने वाली बात होगी कि आर डैश ज्यादा है, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर है बड़े गोले का ज्यादा है, जबकि ये छोटे जो गोला है, छोटा जो स्फीयर है इसका कम है। तो ये देखिए जो ये वाला मिरर होगा इसका कर्व कुछ ज्यादा प्राप्त होगा, ये कुछ ज्यादा कर्व वाला होगा, जबकि अगर इससे काटें इसका कर्व इनकी अपेक्षा, मान लीजिए इस बड़े वाले से काट रहे हैं, इनकी अपेक्षा इनका कर्व कम प्राप्त होगा। ध्यान देने वाली बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब ये जो स्फीयर है इसका अगर रेडियस देखें आर, तो यह कम है, इसलिए इनका कर्व ज्यादा प्राप्त हो रहा है। ये कर्व मतलब ज्यादा ही झुका हुआ इस तरह से है। और अगर आर डैश ज्यादा ले लिए तो ये जो कर्व हुआ थोड़ा सा ऐसे हो गया, यानी फ्लैट हो गया, ये जो मिरर है वो फ्लैट हो गया। यानी आप लोग जाने कि आर जो होता है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वो एक्चुअली दिखाता है कि मिरर जो है कितना फ्लैट है, कितना सीधा है, वो उसके कर्व को दिखाता है, इसीलिए इसका नाम रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। जबकि रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होता है, वो जानना होता है कि जो इसकी मिरर है उसकी साइज कितनी है, वो मतलब कितना ज्यादा बड़ा है, वो कितना ज्यादा बड़ा है, मतलब इसकी साइज को जो दिखाएगा वो आपका क्या होगा, रेडियस ऑफ अपर्चर। और जो उसकी कर्व को दिखाएगा वो आपका होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब आप लोग जानते रहिए कि जो आर होता है इसका, हाँ, वो जो कैपिटल आर होता है जो हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसकी माप हमेशा हम लोग लिखते हैं, हम लोग जानते हैं कि आर और एफ में हम लोग संबंध भी जानते हैं, हाई स्कूल में 10th लेवल पर हम लोग पढ़े हैं। और जो वो आर हम लोग जानते हैं कैपिटल आर, वो क्या दिखाता है, वो कर्वनेस को दिखाता है, मतलब उससे हम लोग जानते हैं कि कितना कर्व्ड है वो मिरर। जबकि ये रेडियस ऑफ अपर्चर जो होता है वो उसके साइज को बताता है। तो कोई अगर आपसे कोई पूछेगा ये क्वेश्चन कि बताइए मिरर की साइज को हम बढ़ा घटा कह सकते हैं, तो आप बताइएगा कि रेडियस ऑफ अपर्चर को बढ़ा घटा के, मतलब स्मॉल आर को। हाँ, आप लोग जानते रहे इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती, इसका कहीं यूज नहीं हम लोगों के पाठ्यक्रम में ज्यादा है,
थोड़ा बहुत यूज है और हम लोग उसको देख लेंगे जहाँ पर यूज मिलेगा। ऑलरेडी सबसे ज़्यादा यूज इसी का है। तो आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको जानते रहे। रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्वनेस को बताता है, रेडियस ऑफ अपर्चर जो बताता है वो इसकी साइज को बताएगा। यानी अगर ज़्यादा रेडियस रहेगी तो ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा, ये कर्व ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा, कम रेडियस रहेगा कम फ्लैट होगा। और ये अगर हमें बड़ी साइज का, कोई कह देगा कि आपको बड़ी साइज का मिरर लेना है, तो बड़ी साइज का मिरर लेना मतलब उसका रेडियस ऑफ अपर्चर ज़्यादा करना होगा, ना कि ये ज़्यादा करना होगा। दिमाग लगाने वाली बात है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर ज़्यादा नहीं करना होगा। हम लोगों को बड़ी साइज का इमेज लेना है तो उसका स्मॉल आर बढ़ाना होगा, यानी रेडियस ऑफ अपर्चर बढ़ाना होगा। ये जानने वाली बात है। तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। जैसे ये बात है, हम लोग जाने कि ये आपका रहा, यहां से यहां तक आपका स्मॉल आर, ये रेडियस ऑफ अपर्चर आपका है। और आपका ये रेडियस ऑफ क्या है, अपर्चर है। और आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो मान लीजिए यहाँ पर इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी है। तो आप लोग यहाँ से यहाँ तक ना दिखाकर अगर ये दिखाएंगे, ये दूरी, अरे यार चाहे यहाँ से यहाँ तक, चाहे यहाँ से यहाँ तक, चाहे यहाँ से यहाँ तक, इसको जहाँ से भी मिलाएंगे ये कैपिटल आर प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, कैपिटल आर। क्यों, क्योंकि किसी स्फीयर या किसी गोले का जो रेडियस होता है वो तो समान होगा हर जगह, कहीं पर भी मिलाएंगे। तो आप लोग जाने कि जो कैपिटल आर होता है वो उसके कर्वनेस को बताएगा, और स्मॉल आर जो होता है वो उसके साइज को, मतलब इसकी साइज बढ़ाना है तो स्मॉल आर बढ़ाना है, जितना बढ़ाएंगे उतना इसका साइज जो बढ़ता चला जाएगी, साइज बढ़ती चली जाएगी। और अगर कैपिटल आर बढ़ाएंगे तो समझिएगा कि जो कर्वनेस होगा वो कम होगा, मतलब फ्लैट होगा मिरर। इस बात को आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर थी। अगली बात पर हम लोग बढ़ते हैं। तो हम लोग क्या क्या देख चुके, हम लोग देख चुके ये रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम लोगों की अगली बारी जो है वह है पोल, पोल जानने की कि पोल क्या होता है, ध्रुव। तो आप लोग समझें कि अगर कोई स्फीयर है, क्या अगर कोई है, अगर कोई स्फीयर है, ये मान लेते हैं कोई स्फीयर है, कोई गोलीय भाग ऐसा है, और इसी इतनी इस भाग को हम लोग काट करके निकाले, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये आपका मान लेते हैं कि अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण है। यहाँ पर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मतलब सी, केंद्र उसका है वक्रता केंद्र, इसको हम लोग हिंदी में वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो वक्रता केंद्र आपका ये सी है। हम देखिए यहाँ से हम लोग कहते हैं कि जो ये आपका मिरर है इसके मिडिल पॉइंट को मिला दें, ये आपकी जो इसकी मिरर की मिडिल पॉइंट मिलाए ना, अभी हम लोग जाने कि जो मिरर की मिडिल पॉइंट होती है यही आपकी क्या होती है, पोल। एक्चुअली ये देखें मिलने वाले, ये मिलाते हैं तो ही मिडिल पॉइंट का जो मिलता है वो क्या होता है, सेंटर से सीधे लाइन ले जाएंगे, जो जो मिरर का मिडिल पॉइंट होगा वही आपका क्या होगा, पोल होगा। मतलब मिरर के बीच वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, पोल बोल देते हैं। मिरर के बीच वाली पॉइंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, पोल। लेकिन एक्चुअली हम लोग ये बात जानना चाहिए कि मैक्सिमम कंडीशन में बीच वाली पॉइंट को हम लोग पोल बोलते हैं। अच्छा, अगर कोई यहाँ पर मान लेते हैं ये सेंटर है, यहाँ पर अगर कोई मिरर ऐसा रखा है यहाँ पर, तो इसका पोल कहाँ पर होगा, आप लोग समझना होगा, बात जानना होगा। अगर इस तरह से कोई मिरर रखा, ये भी तो मिरर कौन है, अवतल दर्पण ही है, यह भी अवतल दर्पण ही है, लेकिन सेंटर यहाँ पर है और मिरर यहाँ पर रखा गया है। तो हम लोग इसको कैसे मिलाएंगे, इसको ऑलरेडी कुछ ऐसे मिलेगा, तो इस बार पोल यहाँ पर होगा। अच्छा, और अगर ये कोई अवतल दर्पण है और ऐसे मिला दिए, इस बार तो पोल यहाँ पर प्राप्त होगा, ये आपका सेंटर होगा। और अगर कोई मिरर यहाँ पर है और आपका सेंटर जो है यहाँ पर है, तो इसको मिलाएंगे तो आपकी बार पोल ये प्राप्त। मतलब आप लोग ये बात समझिए, हाँ, मैक्सिमम कंडीशन में मिडिल पर मिलाने पर ही पोल प्राप्त होता है। मतलब हम लोग पोल देखते हैं तो एक्चुअली रियल इसकी बात ये होती है ना कि हम लोगों को जहाँ से दूरियां मापने में आसानी हो,
हम लोग उस पॉइंट को पोल मानते हैं। हम लोग उस पॉइंट को पोल मानते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक मिलाते हैं तो हमें हर तरह की दूरियों को मापने में थोड़ा आसानी होती है, तो हम लोग मिलाते वहाँ पर हैं। यानी रियल मैक्सिमम कंडीशन में पोल यहीं पर होता है, लेकिन आप लोग जाने ऐसे भी मिरर मिलते हैं जहाँ पर हम लोग इसको मिलाने पर पोल यहाँ पर मिलेगा, इसको मिला देंगे पोल यहाँ पर होगा, और इसको मिला देंगे पोल यहाँ पर होगा। तो आप लोग ये बात समझें कि हम लोग यहाँ से इसको भी मिला सकते हैं। तो इस बार जब ये वाला यहाँ से मिलाए तो पोल यहाँ पर, यहाँ से मिलाए पोल यहाँ पर, या कहीं पर मिलाएंगे तो वो जहाँ पर ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, पोल होगा। लेकिन आप जाने कि मैक्सिमम कंडीशन में बीच में ही मिलाने पर हम लोग पोल देखते हैं। ज़्यादातर जो दूरियां होती हैं वो पोल से मापते हैं, तो बीच में मिलाते हैं तो हम लोगों को कोई चीज़ ज्ञात करने में थोड़ा आसानी होती है, इसलिए हम लोग मैक्सिमम कंडीशन में पोल बीच में ही मानते हैं। बाकी हम लोग इसको भी पोल कहेंगे, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे। हाँ, ये कोई मतलब परफेक्ट सिद्धांत नहीं है कि हम लोग बीच में ही मिलाएंगे, हाँ, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में बीच में ही मिलाते हैं। मतलब किसी दर्पण के बीच वाले पॉइंट को ही पोल कहते हैं। ये मतलब अवधारणा है सिंपल सी, लेकिन हम लोग इसको अवधारणा ना बनाएं, हम लोग जाने कि पोल कोई भी हो सकता है, यहाँ पर भी पोल हो सकता है, यहाँ पर भी पोल हो सकता है, यहाँ पर भी पोल हो सकता है। हाँ, ऑलरेडी मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम जो हम लोग सवाल लगाते हैं, अब तक हम लोग की अवधारणा यही है कि बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, किसी मिरर के पोल बोलते हैं। इस पर हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन भी लगाएंगे, लगाते भी हैं, लेकिन हम लोग जानते रहे कि ये भी कहीं ना कहीं पोल को ही दिखाएगा इस तरह के कंडीशन में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, मैक्सिमम जो क्वेश्चन सॉल्व हम लोग करेंगे वो उसी पर करेंगे। तो आप लोगों की ये जो पोल वाली टॉपिक है वो आप लोगों को क्या हुई होगी, क्लियर हुई होगी। अब हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या देखते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। अब हम लोगों को जो अगली टॉपिक है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, मान लेते हैं कोई मिरर है, वैसे हम लोग हम मैक्सिमम जो समझ रहे हैं वो अवतल दर्पण पर समझ रहे हैं, उसी प्रकार उत्तल पर भी होगा, अभी बता दे रहे हैं। देखिए, ये आपका अवतल दर्पण है। कौन दर्पण है, अवतल दर्पण। ये आपका अवतल दर्पण है। ये आपका सेंटर आपका कर्वेचर है, वक्रता केंद्र है, सॉरी। और मान लेते हैं यहाँ पर इसका पोल है। यहाँ पर क्या है, पोल। तो कहा जाता है कि जो वक्रता केंद्र और पोल से जो रेखा गुजरती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल लेते हैं। ये आपकी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी। यानी वक्रता केंद्र, किसी मिरर के वक्रता केंद्र और सेंटर से जो कोई लाइन गुजरती है, जो रेखा गुजरती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, मुख्य अक्ष हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये आपका होगा मुख्य अक्ष। मतलब बोल देते हैं ये भी कि सेंटर और पोल को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही आपकी क्या होगी, वक्रता केंद्र होगी। इसी को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष। ये आपकी क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी। हाँ, हम लोग ये भी बात जाने कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसकी त्रिज्या जो है मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो वक्रता केंद्र है। तो ये आपका हुआ मुख्य अक्ष। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो यहाँ से यहाँ तक जो रेखा मिलाएंगे हम पोल और सेंटर को, उसी रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। अगली बात हम लोग देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट बात है, हम लोग नोट में बातों को समझते हैं। हम लोग इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वह है फोकस। फोकस भी कहते हैं, हम लोग फोकस के बारे में जानेंगे, या फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट, फोकस या फोकल पॉइंट, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले इनको जानने से पहले हम लोग नोट में दो बातों को जानना होगा।
एक बात तो ये कि पैरा एक्सियल रे, पैरा एक्सियल रे, पहली पॉइंट पैरा एक्सियल रे क्या होती है। दूसरी पॉइंट मार्जिनल रे, मार्जिनल रे क्या होती है। पैरा एक्सियल रे और मार्जिनल रे क्या होती है, इनके बारे में लोग जानकारी लेना है। तो इन दोनों के बारे में अगर हम लोग जान लेते हैं तो आगे की जितनी भी बातें होंगी वो हम लोग को थोड़ा इजी लगेंगी। देखते हैं इन दोनों के बारे में। ये मान लेते हैं कोई मिरर है आपका, या आपका कोई मिरर है, अवतल दर्पण ये है। यहां पर आपका सेंटर होगा और यहां पर आपका पोल होगा। होता क्या है कि अगर कोई जो रेज होती है वह ये मुख्य अक्ष है, हम अभी बताएं प्रिंसिपल एक्सिस ये है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। अगर कोई रेज इसके पैरेलल जाए, मतलब समांतर जाए प्रिंसिपल एक्सिस के, कहाँ जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाए, तो होता क्या है कि वे जो प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जाती हैं, ये जाने वाली रेज जो दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक होती है पैरा एक्सियल रे, पैरा एक्सियल, दूसरा मार्जिनल रे। अब देखते हैं पैरा एक्सियल रे और मार्जिनल रे में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है। देखिए दो, यही इतनी जो रेज हैं, ये जो रेज जा रही हैं ये अनंत में होंगी, बहुत ज्यादा होंगी। तो इन दोनों रेज में जो ये सभी रेज हैं, इनमें दो प्रकार की होती है। एक तो होती है पैरा एक्सियल रे, एक होती है मार्जिनल रे। अब देखते हैं पैरा एक्सियल रे क्या होती है। जो मेन एक्सिस, जो मुख्य अक्ष होता है, इसके जो बहुत ज्यादा पास से गुजरे, मतलब बहुत ज्यादा पास से, जो इसके बहुत ज्यादा पास से गुजरती हैं, बहुत ज्यादा पास से गुजरती है, उन्हें हम पैरा एक्सियल रे कहते हैं। मतलब इन सभी रेज को पैरा एक्सियल रे कहेंगे। और मार्जिनल रे ये सभी हैं जो मतलब थोड़ा मुख्य अक्ष से थोड़ा मार्जिन बना के जाती है, थोड़ा दूरी से जाती हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली वे रे जो मुख्य अक्ष के बहुत ज्यादा पास हो, बहुत ज्यादा क्लोज गुजरे, बहुत ज्यादा पास से गुजरे, जो बहुत ज्यादा पास से गुजर रही हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा एक्सियल रे। जो बहुत ज्यादा पास से गुजर रही है। मार्जिनल रे क्या होती है, जो बहुत मतलब मुख्य अक्ष से थोड़ा दूर से गुजरे इनकी अपेक्षा। तो मार्जिनल जो थोड़ा मार्जिन में गुजरे, मतलब बीच में गैप रहे, थोड़ा गैप दे करके गुजरे, उन्हें हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रे। और पैरा एक्सियल रे क्या होती है, जो बहुत ज्यादा पास से गुजरती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैरा एक्सियल रे। तो इनके बारे में हम लोग जानना बहुत जरूरी होगा, पैरा एक्सियल रे और मार्जिनल रे। पैरा एक्सियल रे जो बहुत ज्यादा पास से, और मार्जिनल रे जो थोड़ा मार्जिन लेकर के थोड़ा दूर से गुजरे, उसे क्या बोलते हैं, मार्जिनल रे। पैरा एक्सियल रे जो पास से, मार्जिनल रे जो थोड़ा दूर से। तो ये बातें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। अब हम लोग चलते हैं फोकस या फोकल पॉइंट क्या होता है देखते हैं फोकस या फोकल पॉइंट क्या होता है। ये मान लेते हैं आपका कोई मिरर है, क्या है आपका, कोई मिरर है, और ये यहाँ पर आपका सेंटर है, और यहाँ पर मान लेते हैं इसका पोल है, और ये आपका मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस आपका है, मेन अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष है। हम बताएं कि मान लेते हैं जो रेज गुजरती हैं इसके पैरेलल, वो होता क्या है कि अगर मान लेते हैं पैरा एक्सियल जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, पैरा एक्सियल रे। ये सभी रे जो है पैरा एक्सियल है। तो होता क्या, ये सभी रे जो पैरा एक्सियल होती हैं, ये जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, जब ये पैरा एक्सियल रे कहाँ जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, तो ये एक बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, एक मुख्य अक्ष के एक पॉइंट से जाती हुई प्रतीत होती हैं। कहाँ से, एक पॉइंट से। अच्छा, इस पॉइंट से क्यों जाती हुई प्रतीत होती हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। देखिए ये यहाँ से जाने से पहले होता क्या है कि परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। अब परावर्तन होगा कैसे, हमें पता है कि जहाँ पर रेज मिलती हैं हम लोग एक ही दिखाते हैं, मानते हैं पैरा एक्सियल रे है, हम लोग यहाँ पर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। और हम लोग बता चुके हैं
हम जानकारी ले चुके हैं कि स्फीयर में जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो आपका कहाँ से गुजरता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया। मान लेते हैं यह एंगल आपका आई है, तो आई एंगल से आपका ये इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट रे आने वाली रे को इंसिडेंट रे कहते हैं, और ये पैराक्सियल रे होगी। हम जानते हैं पैराक्सियल के बारे में भी बता चुके हैं कि पास होना चाहिए मुख्य अक्ष के। अब ये हो गया, तो जितने एंगल से आई उतने एंगल जाएगी भी, सही है। आई जितने एंगल से आई उतने एंगल से क्या होगी, जाएगी भी। अच्छा, उतने एंगल से अगर जाएगी आपकी, तो यह जाने के बाद जिस पॉइंट से गुजरेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस पॉइंट। क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। ये फोकल पॉइंट, हाँ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस या फोकल पॉइंट बोलेंगे। ये आपका फोकस है, फोकस बिंदु है। फिर से आप लोग सुने, हम क्या बताएं आपको, बताएं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली इंसिडेंट रे जो कि पैराएक्सियल रे होनी चाहिए और मुख्य अक्ष समांतर आई रही है, परावर्तन के उपरांत मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। फिर से एक बार सुने कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली इंसिडेंट रे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली इंसिडेंट रे जो कि पैराएक्सियल रे होती हैं, मतलब बहुत मुख्य अक्ष के पास होती हैं, वे परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरेंगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, फोकस। लेकिन वो रे कैसे होना चाहिए, पैराएक्सियल, मार्जिनल नहीं होनी चाहिए। हाँ, एक बात और आप लोग जानते रहे कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आती है मार्जिनल रे भी, वह बहुत दूर वाली रे अगर गुजरेगी, और यहाँ पे मान ले सेंटर, यहाँ पे मान ले पोल, बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर मुख्य अक्ष के समांतर मार्जिनल रे गुजरेगी तो वह फोकस से नहीं जाएगी, वह बिंदु फोकस बिंदु नहीं होगी। यह न फोकस बिंदु नहीं होगी। यह भी मुख्य समांतर आ रहा है लेकिन जा रही है, ठीक, मुख्य समांतर आ रही है, जिस बिंदु से जा रही है वह आपकी फोकस बिंदु नहीं होगी, क्योंकि यह जो रे है वो कौन रे है, मार्जिनल रे है, मार्जिनल रे। और मार्जिनल रे कभी भी फोकस बिंदु से नहीं जाती है, ये बात आप लोग अपने दिमाग में बैठा लें। उसे होना क्या चाहिए, पैराएक्सियल रे, मतलब बहुत पास से जाना चाहिए। मतलब ये भी बात समझ लें, जो ये आपका एंगल है आई, ये बहुत छोटा होना चाहिए। अभी आप लोग बात समझिए, छोटा कैसे होगा, जितना पास से गुजरेगी। अरे यार, मान लेते हैं ये है, ये मुख्य अक्ष है, अभी यहाँ से कोई रे गुजरी, ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये कोण थीटा रहा, यहाँ से मान लीजिए गुजरी, और पास किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और पास किए, और पास कर दिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और एंगल छोटा हो गया। मतलब जितना हम पास करते जाएंगे उतना आपका ये एंगल जो होगा वह छोटा होता चला जाएगा। तो ये एंगल जितना छोटा होगा उतना आप समझ जाइए कि पैराएक्सियल रे परफेक्ट होगी। पैराएक्सियल रे जाएगी, अगर पैराएक्सियल रे जा रही है तो वो कहाँ से गुजरेगी, जिस बिंदु से गुजरेगी मुख्य अक्ष के, वही आपका कौन सा बिंदु होगा, फोकस बिंदु होगा। और मार्जिनल रे के लिए फोकस बिंदु नहीं होता है, आप लोग बात समझ लीजिएगा। हाँ, तो इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। कैमरा थोड़ा सा, अगली बात देखते हैं, समझते हैं। फोकस, ये आप लोग बात, पैराएक्सियल रे आपकी फोकस बिंदु को दिखाती है, मेरे फोकल पॉइंट को दिखाती है, जबकि मार्जिनल रे नहीं दिखाती है। ये आप लोगों को बात जानना होगा। और हम जानते हैं पैराएक्सियल रे रहेगी तो ये एंगल जो होगा बहुत छोटा, जितनी पैराएक्सियल रे जितनी पास से गुजरेगी उतनी एंगल छोटा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उतना एंगल छोटा आएगा। जितना एंगल छोटा होगा उतना परफेक्ट आपका फोकस होगा। और अगली बात हम लोग देखते हैं, जैसे ये आपका है पोल है, ये आपका सेंटर है। मान लेते हैं पैराएक्सियल रे आ रही हैं, पैराएक्सियल रे आ रही हैं, हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए इधर भी, और यहाँ
यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, यहाँ पर भी कर दिए दोनों। ये मान लेते हैं आई रहा, ये भी एंगल कितना रहा, आई रहा। दोनों एंगल जब आई रहेंगे तो ये पैराक्सियल रे हम बता चुके हैं, पैराक्सियल रे ये भी वही रे है। तो जो दोनों यहाँ से ये भी घूमेगी, यहाँ पर ये आई एंगल से ही आएगी, और यहाँ से ये भी घूमेगी, यह भी कितने से आएगी, आई एंगल से। यही आपकी कौन होगी, आपका फोकस होगा। कौन होगा, फोकस। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें पैराक्सियल मतलब बहुत ज़्यादा इसके पास होनी चाहिए, जिससे ये एंगल छोटा आएगा। जितना एंगल ये छोटा आएगा, जितना ये एंगल छोटा आपका होगा, उतना ही समझ जाइएगा कि आप लोग ये जो रे हैं वो उतना परफेक्ट फोकस दिखाएगा। हाँ, मार्जिनल जो काफ़ी दूर होती हैं वो फोकस को नहीं दिखाती है, बात आप लोग जान जाइएगा। मिलेंगी तो वो भी मुख्य से गुजरेंगी, वो भी मिल सकती हैं, मिलेंगी ही, लेकिन आप लोगों को ये बात समझना होगा कि वो फोकस को नहीं दिखाती हैं। हाँ, और आप लोग जैसे इसको इस तरह से दिखाए, उसी तरह से अगर हम लोग इसको दिखाएं, ये आपका कौन मिरर है, आप लोग जान गए होंगे कौन मिरर है, ये आपका उत्तल दर्पण है। अगर कोई रेज मान लीजिए यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है इसमें, तो क्या होगा, अभी मान लेते हैं यहाँ पे इसका सेंटर है, तो सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ यहाँ पर भी होगा, ऐसे कुछ। और हम जानते हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और हम इन दोनों अगर हम इसको पीछे बढ़ाते, इसको भी पीछे बढ़ाते, ये देख लेते हैं कुछ ये आई होगा तो यह भी आई होगा, यह आई होगा तो यह भी आई होगा। तो आपका इसके लिए यहाँ पर क्या होगा, आपका फोकस होगा। यहाँ पर क्या होगा, आपका फोकस होगा। अब हम लोगों को बात समझना है कि ये जो यहाँ पर फोकस होता है, ये वाला जो फोकस होता है, ये क्या, हम लोग इसकी डिफिनेशन क्या बताएंगे, कहेंगे कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली पैराएक्सियल रे, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली पैराएक्सियल रे परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे अवतल दर्पण का वास्तविक फोकस कहते हैं, रियल फोकस। ये आपका क्या है, यहाँ पर रियल फोकस है, ये आपका रियल फोकस है, रियल फोकस कहते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली पैराएक्सियल रे, मुख्य से समांतर आने वाली पैराएक्सियल रे परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, रियल फोकस। यानी इस बिंदु को फोकस कहते हैं। फोकस बिंदु किसके लिए कहते हैं, आपका अवतल दर्पण के लिए। मतलब अवतल दर्पण हमेशा रियल फोकस बनता है। यानी आप ये भी बोल सकते हैं कि उस बिंदु को फोकस कहते हैं और अवतल दर्पण हमेशा कैसा फोकस होता है, रियल। जबकि यहाँ पर देखिए आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वह परावर्तित होकर दूसरी तरफ चले जा रही हैं। अगर हम इसको पीछे बढ़ा रहे हैं तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं या फोकस कहते हैं या फोकस पॉइंट कहते हैं। फिर से आप लोग बात समझेंगे, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, जिस मुख्य समांतर आने वाली किरणें और वे पैराएक्सियल रे होती हैं। मुख्य समांतर आने वाली पैराएक्सियल रे उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली पैराएक्सियल रे परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, मतलब इधर चली जाती हैं। अगर हम इनको क्या पीछे बढ़ाते हैं तो यहाँ से अगर जाती हुई, जैसे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई पॉइंट रहेगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो जैसे लगेगा कि यहीं से बिंदु आ रही है कोई रेस। तो जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं वह बिंदु क्या होता है, फोकस होता है। लेकिन जो यह फोकस होता है वह इमेजिनरी फोकस होता है, इमेजिनरी फोकस होता है। कौन फोकस होता है, हम लोग इमेजिन करते हैं हाँ यह भी फोकस है, लेकिन यह फोकस होता है। हाँ, इसमें भी हम लोग ध्यान देना होगा कि यह भी कौन रेज होती हैं, पैराएक्सियल रे। कौन रे, पैराएक्सियल रे, मतलब जो बहुत ज्यादा पास से, मुख्य अक्ष के बहुत ज्यादा पास से गुजरे। और हम अभी बताएं जितना पास से गुजरेंगे उतने ये जो एंगल होगा वो छोटा आएगा, ये एंगल छोटा हो जाएगा। तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये जो होगा जाती हुई जहाँ से प्रतीत होंगी उस फोकस को हम कहते हैं उत्तल दर्पण का फोकस।
लेकिन ये कैसा होता है, इमेजिनरी फोकस होता है, क्योंकि ये रियल नहीं जाती, यहाँ पर रियल जाती हुई प्रतीत होती है, यहाँ पर रियल जाती हैं, वास्तविक किरणें जाती हैं, जबकि यहाँ पर जाती हुई प्रतीत होती हैं। दोनों का आपको फोकल पॉइंट क्लियर हो गया होगा, इसे हम लोग बोलते हैं फोकस। तो आप लोग बता ले जाएंगे कि मुख्य के समांतर जाने वाली पैराएक्सियल रे जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं उसे अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं, और गुजरती हुई जिस बिंदु से प्रतीत होते हैं उसे उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। उत्तल दर्पण में हमेशा इमेजिनरी फोकस बनता है, मतलब हम लोग इमेजिन करते हैं, जबकि अवतल दर्पण में आपका रियल फोकस बनता है जो कि वास्तविक होता है। तो ये दोनों बातें आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गई होंगी कि हम लोग कैसे फोकस को कैलकुलेट करते हैं, कैसे फोकस को निकालते हैं। तो यहाँ तक बातें आप लोगों को क्लियर हो गई। अगली जो टॉपिक होगी वो हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। वो टॉपिक होगी एफ और आर में संबंध, मतलब फोकस दूरी, आपका फोकल लेंथ, अभी फोकल प्लेन, दो टॉपिक और पढ़ना है हम लोग। फोकल लेंथ और फोकल प्लेन पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे एफ मतलब फोकस दूरी, फोकल लेंथ, एंड आर रेडियस ऑफ कर्वेचर में संबंध। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही।